क्या चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर की, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इतना ज्यादा छोटा चैप्टर, मैंने सॉलिड में भी यही बात बोली थी और था भी वो छोटा, ये भी वैसा सा ही है और बड़ा इजी सा चैप्टर है। कुछ ऐसा पीछे आगे से लेना देना नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट सा चैप्टर है। मजा इतना आएगा कि मतलब तुम कहोगे कि मजा आ गया, और क्या ही कहोगे ना। एक बहुत इजी सा चैप्टर है और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारा मटेरियल तो हमेशा लाता ही हूँ। वेट अ सेकंड, ये सारे हम टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन पहले ही कर लिया ताकि मैं कोई टॉपिक भूल ना जाऊं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे ज्यादा दुविधा इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा पेनफुल जो चीज होती है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। मैं मतलब चाहूंगा कि मैं अपनी जिंदगी में काश एक बार पॉडकास्ट देख पाऊं बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, आमने सामने। मुझको ही बनानी पड़ेगी लग रहा वीडियो। फिलहाल के लिए अगर हम इसमें वापस आना चाहें, हीट और टेम्परेचर का अगर मैं डिफरेंस बताना चाहूं तो अपनी 11वीं 12वीं पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, 11वीं क्लास पे रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। और डेफिनेशन कुछ ऐसे निकल के आती है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट को डिफाइन करने के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ी है और इसकी यूनिट होती है जूल्स। दैट मीन्स अगर हमारे पास कभी भी दो बॉडीज हैं, एक बहुत ज्यादा हॉट है, मान लो हॉट कॉफी ली, और दूसरा कोल्ड कॉफी, और भाई तुम किसी अपने गए किसी साथ में दोस्त के साथ और तुम उसे ऐसे बैठ के देख रहे हो और इधर कोल्ड कॉफी और हॉट कॉफी साथ साथ पड़ी ही, तो क्या होगा? हॉट कॉफी से कोल्ड कॉफी की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हमने उसका नाम दे दिया हीट। ठीक है, बढ़िया। और अगर दूसरी साइड आए तो टेम्परेचर का मतलब होता है हमें अब मेजर भी तो करना है कि कौन कितना ठंडा है, उसको मेजर करना है ना। कौन कितना गर्म है, उसको मेजर करना है ना। उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक टूल आ गया, दैट टूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसको हम मेजर करने वाले हैं मोस्टली अपनी फिजिक्स में जो हम यूज करते हैं यूनिट विच इज केल्विन। हमने ये फंडामेंटल यूनिट्स में भी पढ़ा था, याद है ना, वही वाला केल्विन है हमारे पास। बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा जरा सा अगर एक्स्ट्रा बताना चाहूं तो टेम्परेचर को ना हम वैसे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताऊंगा आगे आने वाले चैप्टर में, बट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे समझ लो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी होता है। काइनेटिक एनर्जी तो तब आती है ना जब कोई चीज चल रही होगी। एग्जैक्टली exactly। इसका मतलब है किसी भी बॉडी का ज्यादा टेम्परेचर है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा तेज वाइब्रेट कर रहे होंगे। किसी गैस का ज्यादा टेम्परेचर है तो वो ज्यादा तेज मूव कर रहे होंगे इधर उधर पार्टिकल्स, तो ज्यादा टेम्परेचर। और किसी का कम टेम्परेचर है मतलब कम तेज मूव कर रहे होंगे। एनर्जी कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम ज्यादा तेज मूविंग पार्टिकल्स टू स्लो मूविंग पार्टिकल्स। झेल लो इंग्लिश को, तो वहां से वहां एनर्जी ट्रांसफर करेगी। ठीक है, ये होता है डीप डाउन अगर हम टेम्परेचर को देखने की कोशिश करें तो। फिलहाल के लिए हमारे लिए तो इतनी ही डेफिनेशन चल जाएगी विच इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। दैट इज इट, खत्म। हमारे पास काफी सारे इसके यूनिट्स हैं, वैरायटी ऑफ यूनिट्स हैं, तुम अपने भी बना सकते हो, विच इज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। थर्मोमेट्री भी यहाँ पे लिखा है, इसको भी पढ़ सकते हो। इट इज साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, कैसे मेजर करना है टेम्परेचर को, उसे हम थर्मोमेट्री बोलते हैं, स्टडी ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। फिलहाल के लिए मैं इसको दोबारा लिखना चाहूंगा, ये जो फॉर्मूला हमारे पास C माइनस, सिंपल भाषा में बताना चाहूं, हमें सिंपल क्या करना होता है, टेम्परेचर माइनस में आइस पॉइंट। तुम जो भी टेम्परेचर बना रहे हो, टेम्परेचर स्केल बना रहे हो, जैसे अगर मैं राजन स्केल बनाना चाहता हूं तो मुझे डिफाइन करना होगा वेयर इज आइस पॉइंट। जैसे सेल्सियस में 0 डिग्री पे आइस बनती है और मेल्ट होती है, मुझे बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना होगा या फिर स्टीम पॉइंट डिफाइन करना होगा, जिसे जिसे 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। समझ पाए? ठीक है, तो T माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, दिस इज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है क्वांटिटी, इतना हम ध्यान रखेंगे, बस खत्म। कहने का तात्पर्य है C-0 सेल्सियस की बात हो रही है, 100-0। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 होता है इसका आइस पॉइंट, और 212-32 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 डिवाइड बाय 373 माइनस 273.15। अब 73 अगर समझ नहीं आ रहा है, कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो मैं कहना चाह रहा हूं 73। यहां पे भी मुझे 0.15 लिखना ही चाहिए, 0.15।
373.15। कभी कभी हम अपनी कैलकुलेशन के लिए इस 0.5 को छोड़ भी दिया करेंगे, बिल्कुल ऐसा रूल ही मत मान लेना इसको, कभी मैं हटा दूं तो। और अगर राजन स्केल लिखना हो तो राजन स्केल के लिए आइस पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, खत्म, दैट इज इट। रुक जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए, अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अगर हमें कभी भी कन्वर्जन पूछी होगी बिटवीन एनी टू स्केल्स, इसको ही लपेट देंगे वहां पे, ठीक है। चलो आ जाओ वापिस। टेम्परेचर स्केल हो गया, ये हो गया। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन। हम तब के साइंटिस्ट, जबकि ये बात हो रही है टेम्परेचर वगैरह की, केल्विन के समय के, वो नहीं चाहते थे कि हम टेम्परेचर नेगेटिव में हो। सेल्सियस की वैल्यू होती है नेगेटिव में, आइस में -12 डिग्री पे आइस होती है, लेकिन तब के साइंटिस्ट नहीं चाहते थे कि नेगेटिव में जाए स्केल। तो क्या किया, एक ऐसा टेम्परेचर डिफाइन किया हमने, सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल, लोएस्ट टेम्परेचर हमने कैलकुलेट किया और हमें पता लगा, विच इज डिफाइन कर देते सबसे छोटे टेम्परेचर को 0 केल्विन या फिर 273 -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे छोटा नहीं हो सकता टेम्परेचर। ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सारे मोशन छिन जाएंगे। अभी अभी तो बताया था, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, मोशन, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, जिगल हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, वो सारे के सारे मोशन का छिन जाना एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। यहां लिखा भी है, मोलिकुलर मोशन सीजेस, छिन जान सारे के सारे मोशंस का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। At what temperature do the Celsius and Fahrenheit scales show same reading? दोनों सेम रीडिंग कब शो करेंगे, आ जाओ निकाल के देखते हैं। तो अपना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये रहा, दोनों सेम रीडिंग कब शो करेंगे, तो दोनों को हम मान लेते हैं T थोड़ी देर के लिए। तो बन जाएगा T - 0 / 100 - 0, सेम रीडिंग ही तो कहा, तो दोनों को T रख देते हैं। T - 32, 212 - 32, तो बन जाएगा T / 100, T - 32 / 180। 0 से 0 उड़ा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 18T = 10T - 320। दैट मीन्स 8T = -320 और T = -40 डिग्री। ऐसा आ रहा है आंसर, 40 डिग्री पे सेम शो करेंगे ये। यही था आंसर भी लिखा हुआ इसका। तो नेक्स्ट का हुआ है, एक फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स 5 डिग्री इन मेल्टिंग आइस एंड 95 डिग्री इन स्टीम। मतलब आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दिया हुआ है। व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस व्हेन दिस थर्मोमीटर रीड्स 59 डिग्रीज। कहने का तात्पर्य है कि हमें एक न्यू ही थर्मोमीटर दे दिया है। तो मैंने बताया था T माइनस आइस पॉइंट बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू किसमें बदलना है, सेल्सियस में। दैट मीन्स T - 3 सेल्सियस -0 / 100 - 0, कुछ ऐसा है ना। इसकी वैल्यूज दी हुई है, ये दी हुई है 59 डिग्री, वो जो फॉल्टी वाला थर्मोमीटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 5 और स्टीम पॉइंट दिया 95। दैट मीन्स 59 - 5, 95 - 5, ऐसा ही कुछ बन रहा है। और यहां बन जाएगा T डिवाइड बाय 100। दैट मीन्स 54 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू T / 100। दैट मीन्स 0 से 0 उड़ाया, इसके टेबल में 6 पे 10 उधर जाएगा, तो T की वैल्यू आ गई 60 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में हमें चेंज करना था, जो कि हमने कर दिया। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे अपनी कहानी में। हमारी कहानी में अगली चीज जो आती है दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी चीज को अगर गर्म करोगे, इमेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड अभी दिखाते हैं। फिलहाल के लिए कभी भी हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने के कारण पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। मूव करने से उसके जो सॉलिड है वो थोड़ा एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा। सारे धक्का देने स्टार्ट करेंगे ना, तो एक्सपेंशन होगी थोड़ी थोड़ी सी। काफी बार मैं एग्जांपल भी देता हूं, जो ट्रेन की पटरी होती हैं उनके बीच में भी थोड़ा गैप दिया जाता है, ताकि ट्रेन जो बार बार चल रही है उसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये जो सॉलिड है ये एक्सपैंड होगा, तो उसके कारण यहां आ जाएगा। इतना बीच में गैप था ना, तो बच गए एक्सीडेंट से, वरना ऐसे हो जाता सॉलिड, है ना, तो बच गए उससे। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। फिलहाल के लिए
हमारे पास काफी सारे एक्सपेंशन के यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल, क्यूबिकल। साधारण भाषा में बताता हूँ, कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि हम कभी भी अगर एक रोड को गर्म कर दें तो हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे, जब भी वन डायमेंशन की बात होगी। तो लीनियर एक्सपेंशन एक को समझाते हैं, बाकी तो समझ आ ही जाएंगे। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है, अगर एक रॉड है उसको हम गर्म करने की कभी भी कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग में अगर इसकी लेंथ है L नॉट, इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, ये बर्न कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेट अस से बाय एन अमाउंट डेल्टा एन। हमने एक्सपेरिमेंट करे, हमें पता लगा ये जो डेल्टा एल है ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे ये डेल्टा एल डिपेंड करता है इनिशियल लेंथ पे, जितनी स्टार्टिंग में लेंथ थी उतना ही ज्यादा खींचेगा। दूसरा ये डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उतना ज्यादा चेंज दिखाई देगा। दिस इज चेंज इन लेंथ। याद रखना है वर्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी, और डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला। हियर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। खुद से लिखना, शॉर्ट नोट जरूर बनाना। अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, याद रखो। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डेल्टा एल बाय एल नॉट इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। कहीं 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 तो देखिए, कहाँ देखी है ये चीज? ये हमने देखी है स्ट्रेन में। याद आया, पिछले सॉलिड चैप्टर कराया था, सॉलिड में मैंने बताया था कि दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये अपने पास स्ट्रेन, याद रखेंगे, अल्फा डेल्टा टी। इस हिसाब से अगर मैं यंग्स मॉडुलस लिखना चाहूं तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया अपने पास, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। बस ये जो स्ट्रेस आएगी, क्योंकि मैं हीट दे रहा हूं स्ट्रेस के लिए, तो ये वाली स्ट्रेस को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस का अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन तो यहां से उठा के लिख दो, तो थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा वाई अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। मेक श्योर इस बात को याद रखेंगे कि ये हमारे पास होता है चेंज इन टेम्परेचर। वाह, अपने पे तो डिब्बा बनाने का ऑप्शन था, आज पता लगा। फिलहाल के लिए वापस चलना चाहेंगे, और मेरे पास और चीजें हैं। एक तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन, एक इसको बोलते हैं, ओ 1 सेकेंड, हाँ, एक इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल लेंथ। दिस इज फ्रैक्शनल लेंथ, ठीक है। अगर कोई परसेंटेज चेंज पूछ ले तो वहां पे हेल्प करेगा ना हमारे परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो सिंपल लिख दो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100%, विच इज अल्फा डेल्टा टी इंटू 100%। अरे काम किया ना यार, ये जो फ्रैक्शनल लेंथ अब हमारे काम आ गया। दीज आर दी थिंग्स जो हमें ध्यान रखनी होगी। और फाइनल चीज यहां पे आ रही है, विच इज न्यू लेंथ। न्यू लेंथ का मतलब हो जाएगा जितनी स्टार्टिंग में थी प्लस में जो बढ़ गई, एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ये न्यू लेंथ है हमारे पास। इस पे बेस्ड अभी एक क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं, बट फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने ये कराया है लीनियर एक्सपेंशन के लिए। ये सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे हम ये निकाल सकते हैं लीनियर चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल लेंथ, और ये परसेंटेज चेंज, न्यू लेंथ, ये सारे काम अगले के लिए भी हो सकते हैं, विच इज एरियल या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बस यहाँ पे कोफिशिएंट बदल के बीटा आ जाएगा और कोई भी चेंज नहीं। अगर मैं कभी भी एक शीट को गर्म करता हूं वो वाली बात हो गई बस, ठीक है। और कोई इसमें डिफरेंस एज सच खास है नहीं। तो इसको हटाते हैं, या लेके आते हैं एरिया एक्सपेंशन, या सुपरफिशियल भी बोल सकते हैं। डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इनिशियल एरिया या ओरिजिनल एरिया इनटू टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला। बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तीसरा अपने पास आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो एक बार। वॉल्यूम एक्सपेंशन हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी, ये अपने पास है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ध्यान रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं नेक्स्ट चीज जो बताने वाला हूं, विच इज कि फॉर एन आइडियल गैस, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, फॉर एन आइडियल गैस
PV इज इक्वल टू nRT, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा ना। अगर इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, याद दिलाना जरा, प्रेशर कांस्टेंट वाली कौन सी वो प्रोसेस होती है? प्रेशर कांस्टेंट आइसो बारिक, बिल्कुल सही। तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज हो सकता है वॉल्यूम, एन और आर तो होते ही कांस्टेंट है, तो चेंज हो सकता है टेम्परेचर। क्लियर, पक्का, ठीक है। तो आ गया अपने पास डेल्टा वी। अगर दोनों साइड में वी नॉट से डिवाइड कर दूं, सॉरी रुको रुको रुको, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो अपने पास होगा पी डेल्टा वी बाय पी बी इज इक्वल टू एन आर टी बाय एन आर डेल्टा टी। अरे उल्टा लिख दिया मैंने, एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय एन आर टी। पी से पी उड़ाया, एनआर से एनआर उड़ाया, तो हमारे पास बच गया डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी। लेकिन वेट अ सेकंड, यहां से देखना, हमारे पास डेल्टा वी बाय वी नॉट इज इक्वल टू है गामा डेल्टा टी। बाय द वे, वेट अ सेकंड, ये गामा है, यंग्स मॉडुलस नहीं है ये, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ाया, तो गामा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। याद रखेंगे, फॉर एन आइडियल गैस गामा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा फोर्स दिया था जब मैं इसको बता रहा था। पक्का क्लियर है, गारंटी, आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा आसान है। अगर हमारे पास एक शीट है फॉर एग्जांपल, और उस शीट को हमने गर्म किया और उसका एरिया कुछ ऐसे बढ़ गया, मान लेते हैं उसकी लेंथ पहले L नॉट थी, एक स्क्वायर शीट की बात कर रहे हैं, तो अगर स्क्वायर शीट की बात कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल एरिया आ जाएगा L इंटू एल विच इज L स्क्वायर। लेकिन जब मैंने उसको हीट कर दिया तो उसका एरिया बढ़ा भी, तो ये शेडिड पोर्शन वाला है ना, तो वो जो एरिया बढ़ गया, लेट अस से मैं उसको कुछ नाम दे देता हूं डेल्टा ए, ये जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है। तो न्यू एरिया अगर मुझे निकालना पड़ गया तो मेरे पास हो जाएगा ए विच इज, इसको भी एल नोट नाम दे देते हैं। न्यू एरिया अगर मुझे निकालना है वो हो जाएगा एल स्क्वायर। वेट अ सेकेंड, मुझे पता है कंफ्यूजन हुई होगी इसमें, ठीक है। पहले इसकी लेंथ थी एल नॉट, लेकिन जब मैंने हीट कर दिया ये एक्सपैंड हो गया तो इसकी लेंथ हो गई एल। अगर पहले एरिया था एल नॉट का स्क्वायर तो क्यों नहीं हो सकता बाद में एल का स्क्वायर, है ना। अरे स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा, तो एल स्क्वायर लिख दिया। लेकिन हमें पता था कि एल का फॉर्मूला तो, न्यू लेंथ का फॉर्मूला तो होता है एल प्लस डेल्टा एल, एल नोट प्लस, वन सेकेंड, एल नोट प्लस डेल्टा एल। सुनी हुई है बात, एल नोट प्लस डेल्टा एल की जगह रख सकते हैं एल नोट एल्फा डेल्टा टी, ऐसा कुछ। एल नोट को बाहर लेंगे तो बाहर तो एल नोट का स्क्वायर आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा ना, बचेगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। नाउ देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये मैंने ग्रेविटेशन में भी बता रखी है बाय द वे। अगर कभी भी 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो मैं उसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 1 प्लस एन एक्स, इफ x इज वेरी 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 लेस देन 1। अगर x बहुत छोटा होगा 1 से तो मैं ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। अल्फा जो है ना वो बहुत छोटा होता है यार 1 से, मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा एज एन एग्जांपल। हम चलते हैं एनसीईआरटी पे, ये एनसीईआरटी पे चलते हैं। ये कई टेबल दे रखे होंगे, देखो ये रहे, यहां पे तो हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपर देखना जरा 10 की पावर -5 विच इज वेरी 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 लो वैल्यू, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था। तो हम इसको मान सकते हैं अप्रोक्सीमेशन को, तो ये जो पावर होती है इसको उठा के आगे पटक दो, ठीक है। कहने का मतलब है ये बन जाएगा ए न्यू एरिया इज इक्वल टू, ये क्या है पुराने वाला एरिया, 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी। अगर मैं वैसे फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या पढ़ा था हमने आज, हमने पढ़ा था डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नोट डेल्टा टी। अगर मैं न्यू एरिया लिखना चाहता तो आता पुराने वाले एरिया प्लस में डेल्टा ए विच इज
पुराने वाले एरिया प्लस ए नोट बीटा डेल्टा टी। वीडियो को पॉज करके सोचना ये बात जो मैंने अभी बोल दी है जल्दी जल्दी। मैं वेट कर रहा हूं, रोक ली थी वीडियो, ठीक है। कॉमन लो ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये वो है जो अभी हमने पढ़ा था, जो एक्चुअल हमने भी पढ़ा था बिना किसी अप्रोक्सीमेशन। ये वो है जो अभी अभी हमने प्रूव करने की कोशिश की है। दोनों को मैच करना, क्या फर्क है? बस यहां है 2 अल्फा, यहां है बीटा। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी वेयर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। बीटा की वैल्यू आ गई 12। दैट इज इट। ऐसे ही अभी तो हमने अल्फा बीटा में रिलेशन फाइंड आउट किया है, अगर हमें अल्फा गामा में फाइंड आउट करना हो तो, है ना, तो फिर क्या करेंगे हम, उसके लिए भी अपने पास पूरा पूरा हम यहाँ पे ताम झाम ढूंढ के लाए हैं। देखो, अगर हमारे पास एक क्यूब है, याद रखना मैं बात कर रहा हूं क्यूब की, तो हमारे पास स्टार्टिंग में अगर लेंथ है एल नॉट, तो ठीक है, वॉल्यूम लिख सकते हैं हम एल नॉट का क्यूब। अगर मैंने इसको गर्म किया और इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ गई, इसकी वॉल्यूम बढ़ गई लेटस से, जो मैं शेडेड पोर्शन बनाने वाला हूं, अगर इसमें पॉसिबली ढंग का बन पाया तो, ये जितना भी शेडेड पोर्शन है इसकी लेंथ हो गई एल। पहले लेंथ थी एल नोट, लेकिन जैसे ही मैंने हीट किया, हीट करने के बाद लेंथ हो गई एल। अब वॉल्यूम कितना आएगा? अब वॉल्यूम आने वाला है न्यू एल क्यूब, है ना, बढ़िया। लेकिन एल का तो अपने को फॉर्मूला पता है न्यू लेंथ का, अभी तो किया था पिछले वाले में। फॉर्मूला होता है एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। फिर से एल नॉट कॉमन आ सकता है, जो कि बन जाएगा एल नॉट क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फिर से वही अप्रोक्सीमेशन कि अगर ये बहुत छोटा हो तो पावर आगे आ जाती है ना, तो इसको आगे रख देते हैं एल नॉट क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। मेरे ख्याल से तुम लोग गैस कर गए होंगे, है ना। v इज इक्वल टू, ये क्या है, v नॉट 1 प्लस, यहां गामा होना चाहिए था, इसका मतलब है गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। जैसे पिछले वाले में बीटा होना चाहिए था, वैसे इसमें गामा होना चाहिए था। अरे सोच के देखो ना, इसमें भी प्रूव करा सकता हूं मैं। अगर डेल्टा वी हमारे पास है गामा वी नोट डेल्टा टी, तो अगर मैं न्यू वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूं तो न्यू में होता है वी नोट प्लस डेल्टा वी। वैल्यू पुट करो तो वी नोट दोनों में से कॉमन, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब मैच करके देख लो, है ना, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहें तो अपने पास आता है, अपने पास आता है, प्रूफ हो गया। तो तीनों में रिलेशन लिखा जा सकता है। कभी 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, अल्फा बीटा गामा का जो रेशो होता है वो होता है 1:2:3। दैट इज इट, खत्म। आगे अगर हम बढ़ना चाहें, नॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसके लिए मैं ग्राफ दिखाना चाहूंगा। तो ग्राफ ये एनसीईआरटी पे चलते हैं। दिस इज द ग्राफ। वाटर एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, एक बार तो मौका मिला है हमें भी फिजिक्स वालों को बोलने का। वाटर एक एक्सेप्शन है जो कि 4 डिग्री तक अगर हम देखें तो उसकी जो वॉल्यूम है, यहां पे देख पा रहे हो, उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। इसका मतलब है उल्टा उल्टा सोच के देखते हैं। उल्टा अगर हम सोचें तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर मैं कूल करूंगा तो वो एक्सपैंड होगा, जबकि सारे बाकी जितने भी मटेरियल आज तक हमने देखे हैं उनको अगर हम कभी भी कूल करते, ठंडा करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे मैं तुम्हें किसी ठंडे रूम में बिठा दूं, तुम तो पूरा ऐसा हो जाओगे ना, या ऐसा हो जाओगे शाहरुख खान की तरह। ऑब्वियस सी बात है ना कि तुम उसको पूरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओगे। दैट मीन्स टू से अगर हम 4 डिग्री से नीचे चलें तो वॉल्यूम बढ़ती है वाटर में, और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 4 डिग्री तक अगर हम देखें तो डेंसिटी बढ़ती है, और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री, विच इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं यहां लिख देता हूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। याद रखनी होगी वाटर की डेंसिटी। दिस इज एनोमलस बिहेवियर, हम इसके बारे में इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हम चलना चाहेंगे एक और ग्राफ पे, इसी में ही है। देखो, ये जो हमने अभी अल्फा की बात की थी ना, हमने ऐसा देखा है कि ये जो अल्फा है, दिस इज
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, हम आज तक ऐसा सोचते थे कि जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ मटेरियल। हाँ, ये फिक्स्ड होती है, लेकिन एट आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर 500 डिग्री के बाद अगर हम देखेंगे, यहां लिखा भी है, इट इज सीन दैट अल्फा वी बिकम्स कांस्टेंट ओनली एट हाई टेम्परेचर। अगर हम 500 डिग्री से आगे देख रहे हैं तो इसका ग्राफ ऐसा फ्लैट सा हो गया, हाँ कांस्टेंट है, लेकिन उससे पहले तो चेंज हो रहा है ना। ये ध्यान रखेंगे कभी हमारे पास एमसीक्यू आ गया तो, क्या अल्फा वी इन्होंने लिखा है, बस हमने उसको गामा बोला था, जिसको हम गामा बोल रहे थे ना, वही है। तो जो गामा होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर, हमेशा नहीं। जैसे कॉपर का एग्जांपल यहां दिखाया होगा, याद रहेगा पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। हम आना चाहेंगे वापस को अपने टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है विच इज कैलोरीमेट्री, इसको निपटाते हैं। इसके दोनों के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। कैलोरीमेट्री बड़ा आसान सा टॉपिक है विच इज, इसमें हमें बताया जाता है कि स्पेसिफिक हीट्स के बारे में। स्पेसिफिक हीट जब हम अपनी 11th क्लास से आगे जाएंगे तो हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं भाई साहब, क्या ही तुम्हें बताएं, छोड़ ही देते हैं। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है मैं कितनी हीट किसी सब्सटेंस को दूं, मैं कितनी हीट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को दूं ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, यहां भी डेल्टा Q लिख लेना। कितनी हीट मैं किसी सब्सटेंस को दूं ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट मैं 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को दूं ताकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा ना? अगर मैं ये बोलता कि कितनी हीट मैं किसी सब्सटेंस को दूं ताकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, दैट इज हीट कैपेसिटी। वाटर की बहुत ज्यादा होती है हीट कैपेसिटी, तुम उसको देते रहो, पानी ही देते रहो, वाटर को वो एब्जॉर्ब करता रहेगा। एक पॉलिथीन में पानी भरो और उसके नीचे कैंडल लगा दो, वो एब्जॉर्ब करता रहेगा हीट। हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसकी, लेकिन हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक फिक्स्ड चीज है। ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये 1 ग्राम के बारे में बात हो रही है। 1 ग्राम ऑफ मरकरी, 1 ग्राम ऑफ कॉपर, 1 ग्राम ऑफ दिस, 1 ग्राम ऑफ दैट, उनके बारे में बात हो रही है। लेकिन ये हीट कैपेसिटी का मतलब है बस हमें टेम्परेचर चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, हमें कोई मतलब नहीं है कितना मास हो, वो हीट कैपेसिटी है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद हमारे पास आता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अगर एक मोल की बात हो तो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी कैपिटल C से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल S से डिनोट करेंगे। ठीक है, लेकिन इन तीनों में ही ना बस एक बात ध्यान रखनी है कि इन तीनों में ही चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है। लेकिन यहां अगर हम आना चाहेंगे तो लेटेंट हीट की बात हो रही है। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। जब भी स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 पे आइस बनती है, 0 पे मेल्ट हो जाती है, ये हमने बातें सुनी हुई है। तो इसका मतलब है वहां हम बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट मतलब हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेटेंट हीट के दो वैल्यूज भी याद करने होंगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या आइस के बारे में, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 और ये 80 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम में अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यूज होती हैं। और साथ ही साथ हमने लेटेंट हीट का भी एक फॉर्मूला देखा जस्ट अभी, विच इज Q इज इक्वल टू MN। अगर आज के बाद कभी भी स्टेट चेंज होगी देन द फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू ML। अगर कभी भी आज के बाद टेम्परेचर चेंज होगा देन द फॉर्मूला इज दिस वन या दिस वन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन 1 मोल की बात हो रही है या 1 ग्राम की बात हो रही है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता है हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। और साथ में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। वही वाली बात हो गई कि तुम कॉफी पीने गए हो किसी के साथ, बंदा तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुमने अपना कोल्ड कॉफी रखी, उसने अपनी हॉट कॉफी रखी, वो हीट ट्रांसफर हो रही है एक से दूसरे में, अरे ग्लास में, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में हीट ट्रांसफर हो रही। वैसा जितनी हीट एक लॉस करेगा उतनी हीट गेन करेगा। गिवन कंडीशन, तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, कर ले, काफी कर लिया अब हमने। अब चलते हैं हम इधर, विच इज क्वेश्चंस। हमें कहा हुआ है स्टील टेप कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस
इफ द मेजर टेप ऑफ, कहाँ गया, इफ इट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ रोड एज 100 सेंटीमीटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ? ठीक है, मेरे ख्याल से तुम लोग क्वेश्चन खुद से भी वीडियो पॉज करके कर सकते हो, तो पहले एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, कर लिया, चलो आज। तो हमारे पास है न्यू लेंथ, सॉरी हमें लेंथ दे रखी है 100, ये न्यू लेंथ है बाय द वे, हमें पुरानी निकालनी है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा इसमें दे नहीं रखा है, जो कि दुविधा वाली बात है, तो हमें देखना होगा इंटरनेट पे जाके। रुको रुको, हमारे आसपास कुछ तो होगा, हमें ये उड़ाना पड़ेगा, इसलिए हम अपने फोन में देखना चाहेंगे। तुम्हारे एग्जाम में दिया होगा अल्फा, याद नहीं करना होगा, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास, रुको, 11 इंटू 10 की पावर -6, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 11 इंटू 10 की पावर -6, और चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे तो 20 आ जाएगा। अरे चेंज मतलब इसमें से इसको माइनस, है ना। तो ये अपने पास बन जाएगा 100 इज इक्वल टू L0 1 प्लस 11 इंटू 20। अगर हम देखेंगे तो अपने पास कितना बनेगा, अरे जल्दी बताओ, एक 220, 220 इंटू 10 की पावर -6। एंड इसको सॉल्व करने का तरीका, इस पूरे को नीचे भेजो, 220 डिवाइड बाय 6 जीरोस, दैट मीन 0.000220, 6 तो हो गए डिजिट, इक्वल टू L0। तो ये बन जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.000220 इक्वल टू L0। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे भाई के पास टूल सारे हैं। 1 डिवाइड बाय 1.000200, आ जा, 1 मिनट था तो भाई, देखो, डिसिप्लिन मैथ कैलकुलेटर, 100 डिवाइड बाय 1.000220, 99.97, दैट इज द आंसर। कर लेना आप खुद से, 99.99, 99.97, ठीक है। थोड़ी सी छोटी लेंथ थी, 40 डिग्री पे जाने की वजह से बेचारी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, कोई बात नहीं, चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेटिंग द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन रोड फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड वॉल्स व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड। अभी अभी वैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस का अपने पास फॉर्मूला होता है Y अल्फा डेल्टा टी, यही था ना, हाँ यही था। तो इसमें हमारे पास है कि आप देखो, दो वॉल्स के बीच में, मान लो सामने दीवार है, उसके बीच में एक रॉड लगा दी, तो उसके बीच में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड हो जाता है, क्योंकि वो फ्रीली एक्सपैंड तो कर नहीं पा रही। अब क्योंकि दीवारों ने उसके पे कंस्ट्रेंट लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एक्सपैंड नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी वो खींचना चाह रही है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर भागना चाह रहे, तो उसके अंदर डेवलप होता है थर्मल स्ट्रेस। एंड थर्मल स्ट्रेस इज गिवन बाय, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते तो हम कर सकते थे Y अल्फा डेल्टा टी से, ठीक है। दिस इज दी क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बढ़ना चाहेंगे कैलोरीमेट्री पे। 10 ग्राम ऑफ आइस -10 डिग्री पे रखी हुई है और मिक्स करी है 50 ग्राम वाटर के साथ एट 50 डिग्री सेल्सियस। मैं इसका तरीका बताना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेक श्योर इसको ध्यान से देख लेना। 10 ग्राम आइस, 50 ग्राम वाटर, ठीक है। हम इसको करना चाहेंगे, सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है 10 ग्राम, और 50 ग्राम वाटर है एट 50 डिग्री सेल्सियस। एक बार गैस करके देखना जरा क्या आएगा, एक बार गैस करने की कोशिश करो कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। अगर तुम पानी में आइस को मिला दो, सिर्फ 10 ग्राम आइस है और 50 ग्राम वाटर है, तो रिजल्टेंट क्या चीज बननी चाहिए? एंड आंसर इज पानी ही बनेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आओ मैं बताता हूं। 10 ग्राम आइस, सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस की आइस सबसे पहले 0 डिग्री की आइस बनती है, क्योंकि यहां पे चेंज हो रहा है टेम्परेचर। मेरा काम है क्वेश्चन के अंदर हिंट देना, बाकी खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि हम ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी कर पाए। इसके बाद 0 डिग्री आइस बदलेगी 0 डिग्री वाटर में, एंड यहां पे टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ, दैट मींस यहां चेंज हुआ होगा स्टेट, और स्टेट चेंज होती है तो लेटेंट हीट आती है। बाय द वे लेटेंट हीट अभी अभी मैंने बताई थी कितनी होती है, 80, है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थी 240 ही थी ना, एक बार चेक कर लेते हैं। वो होनी चाहिए यहाँ पे 540, माय बैड, 540, ठीक है।
इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद अभी आगे वाटर और आगे जाएगा, मुझे नहीं पता कितने टेम्परेचर पे, तो T डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। आइस बनते बनते पानी बनी, T डिग्री सेल्सियस तक पहुंची। ये वाला जो पानी है ये भी पहुंचेगा सीधा सीधा T डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है, दोनों ही T पे पहुंच गए। ठीक है, दैट मीन्स मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, यहां पे भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो दोबारा ms डेल्टा T लगा लेते हैं। ये पूरी हीट, ये जो आइस है ये हीट गेन करेगी और ये हीट लूज करेगा। दैट मीन्स हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अभी तो मैंने बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वही। इन तीनों को ऐड कर दो तो अपने पास तीनों में से कॉमन आ जाएगा m, मास ऑफ आइस। अंदर बचेगा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस डेल्टा टी। डेल्टा टी भी साथ ही लिख लेते हैं, m ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, डेल्टा टी हमारे पास, दोनों को माइनस करेंगे। याद रखना बड़े में से छोटा टेम्परेचर, विच मीन्स 0 माइनस -10। और अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहें, नेक्स्ट आएगा MLF, m कॉमन आ चुका है, LF की वैल्यू 80। आगे बढ़ना चाहें S ऑफ वाटर 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1। और चेंज इन टेम्परेचर अगर हम देखना चाहें तो इस बार आएगा बड़ा माइनस छोटा, T माइनस 0, दैट इज इक्वल टू, ये तो होगी हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू में डेल्टा टी। इस बार ये है बड़ा, सॉरी ये है बड़ा टेम्परेचर या छोटा टेम्परेचर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस T। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही मेथड हमेशा रखना है, इससे सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। जो भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं हम सारे इससे ही निपटा सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे डेटा है जो याद रखना है, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमारे पास होती है 1/2 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, या 0.5 कुछ भी बोल सकते थे, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेटेंट हीट वगैरह 540 और वो 80 तो मैंने बता ही दिया है। बस सिंपल, अब तो वैल्यू पुट करनी है 10 ग्राम। मेरे ख्याल से बाकी काम तुम लोग कर सकते हो। टेम्परेचर की जो वैल्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं हीट के ट्रांसफर की, कैसे हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में बोल तो दिया था ट्रांसफर ऑफ हीट, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस दिखाई दे, लेकिन कैसे? 3 तरीके अपने पास, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। इन तीनों को ही हमें पढ़ना है। बट पहले कंडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन का मतलब होता है बिना एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर के अगर मैं हीट को ट्रांसफर कर दूं। मान लो साइकिल एक लाइन में लगी है ऐसी और तुम्हें गुस्सा चढ़ा, एक साइकिल को लात मार तो सारी गिर जाती है, वैसा कुछ देखा होगा ना। वैसे ही कुछ हम यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एक्चुअल जाके धक्का नहीं देना वो दूर वाली साइकिल को, लेकिन उसको गिरना भी है। तो यहां से गिरो, एक एक करके चेन की तरह वहां तक गिर जाएगी। काइंड ऑफ वैसा ही यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल आगे ट्रांसफर करे हीट को, फिर आगे ट्रांसफर करें, फिर आगे ट्रांसफर करें, फिर आगे ट्रांसफर करें, तो ये हमारे पास होता है कंडक्शन वाला मेथड। इसका मतलब है ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई मीडियम प्रेजेंट हो बिटवीन टू बॉडीज, या एक जगह से दूसरी जगह में मुझे हीट ट्रांसफर करनी है बाय कंडक्शन प्रोसेस, तो उनके बीच में कुछ मीडियम होना चाहिए। मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लो हमारे पास ना एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है सिंपल सा। उस क्यूब में मुझे एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे हीट पहुंचानी है। यहां पे ऑब्वियसली होगा ज्यादा टेम्परेचर, यहां पे होगा थोड़ा सा कम टेम्परेचर। लेट अस से T प्लस डेल्टा टी। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? डेल्टा टी। लेट अस से ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये है डेल्टा एक्स। इसका मतलब है यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है समय के साथ नहीं, पोजीशन के साथ। और ऐसी क्वांटिटी हमें न्यू डिफाइन करनी होगी। टेम्परेचर का चेंज विद पोजीशन इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ऐसी एक और भी चीज हमने फ्लूइड में पढ़ी थी, याद है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वैसे ही टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर का चेंज होना विद पोजीशन। ठीक है, बढ़िया बात है। हमें हीट ट्रांसफर करनी है यहां से आगे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, और एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहूंगा वो मिस्टेक को। एंड दैट मिस्टेक इज, यहां माइनस आना चाहिए, यहां T माइनस डेल्टा टी होगा। नहीं, थोड़ा सा कम होगा ना आगे जाते जाते तो टेम्परेचर, तभी तो हीट यहां से यहां जा रही है। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही तो जाती है हीट, है?
तो थोड़ा सा कम होगा, T में से कुछ तो कम होगा यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं रेट ऑफ हीट देखना चाहूं, रेट ऑफ हीट, तो वो क्या आएगी? वो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, प्रोपोर्शनल होती है एक तो एरिया के, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना जिसे मैं भेज रहा था, एक तो उसके प्रोपोर्शनल होगी, दूसरा ये जो हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट आया है इसके, दोनों को कंबाइन करूंगा तो रेट ऑफ हीट का मतलब हीट विद फ्लो ऑफ हीट टाइम के साथ चेंज उसका देख रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। माइनस अब समझ गए होंगे, आगे जाते जाते टेम्परेचर कम हो रहा है तो डिक्रीज को दिखाते हैं ये माइनस साइन। ठीक है, ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। और साथ ही साथ एक और भी बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम स्टडी स्टेट की बात करें, स्टडी स्टेट कर दिया हमने, फ्लो जितना करना था, तो हम फिर फॉर्मूला देखें तो एक Q बाई टी बन जाता है, के ए स्टडी स्टेट की बात हो गया, जितना चेंज होना था हम रोक दिया अब सारा कुछ, तो डेल्टा टी डिवाइड बाय एल, कोई भी लेंथ है हमारे पास। ठीक है, यहां पे भी फॉर्मूला दिख जाएगा हमें, ये रहा, हमने बस टी को इधर भेज दिया और कोई भी फर्क नहीं है। फॉर स्टडी स्टेट की बात हो रही है, अगर फ्लो होती जा रही है तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन शो करता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहां ज्यादा है आगे कम हो। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। न्यूमेरिकल लेते हुए हम, न्यूमेरिकल करते हुए हम परेशान भी नहीं होंगे उस नेगेटिव साइन के लिए। तो अगर ये के को हम देखना चाहें तो Q बाई टी डिवाइड बाई ए डेल्टा टी बाई एल, ऐसे ही तो कुछ होगा ना। यूनिट अगर हम इसके निकालना चाहें तो जूल पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर केल्विन मीटर। एक मीटर से मीटर उड़ाया तो जूल पर सेकंड याद करना क्या होता है, जूल पर सेकंड पावर, वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम होता है पावर, तो वॉट, एक मीटर बचा और एक केल्विन बचा, वॉट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, अगर इसके डायमेंशन देखना चाहें तो वर्क के होते हैं या पावर के होते हैं mL2T-3 और मीटर के होते हैं L और ये होता है K। तो ये कुछ बन जाएगा mL_T-3 K-1, दैट इज द यूनिट्स, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ K। कंफ्यूजन पक्का क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये तामझाम इसका, थर्मल रेजिस्टेंस वगैरह वाली चीजें, जिसका कहने का मतलब है ओम्स लॉ पढ़ा 10वीं क्लास में, आ जाओ कुछ नहीं है बाकी। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज का फ्लो होना समय के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो I इज इक्वल टू डेल्टा V बाय R। I होता था चार्ज डिवाइड बाय टाइम, अभी देखते जाओ तो मैं क्या करने वाला हूं, डेल्टा V बाय R। लगभग वैसा ही तो पढ़ा हमने अभी, हीट डिवाइड बाय टाइम, बस यहां चार्ज फ्लो हो रहे हैं या हीट फ्लो हो रही है, इज इक्वल टू हमने पढ़ा है के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। वेट अ सेकंड, रुक जाओ एल, पहली बात तो यहां पे एक करेक्शन। दूसरी, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल्टा टी डिवाइड बाय एल बाय के ए, क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता जनाब, है ना। ये है फ्लो ऑफ हीट, ये है फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। यहां है चेंज इन पोटेंशियल, अगर कहीं हायर पोटेंशियल होगा कहीं लोअर पोटेंशियल होगा तभी तो चार्ज फ्लो कर पाएंगे। इसमें आ दो, कहीं ज्यादा टेम्परेचर होगा कहीं कम टेम्परेचर होगा तभी तो हीट फ्लो कर पाएगी। ये है रेजिस्टेंस, ये है थर्मल रेजिस्टेंस, ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो करंट की जगह बस यहां पे फ्लो ऑफ हीट आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह चेंज इन टेम्परेचर। हमें तो ये चाहिए था विच इज RTH, थर्मल रेजिस्टेंस, एंड दैट इज इट, खत्म, निपटा दिया हमने। सीरीज पैरेलल होते थे ना वहां पे, यहां भी होते हैं और मुश्किल नहीं है, देखो आसान सही है। अगर मान लो दो रोड्स हैं और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1 K2, एज्यूम करके चल रहे हैं इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, मान लो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेकिन लेंथ एक की L1 है एक की L2 है, तो बताना जरा इसका क्या होगा फॉर्मूला, थर्मल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं।
पहले वाले का थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो L1 बाय K1A, दूसरे वाले का L2 बाय K2A। दोनों को कंबाइन सीरीज में तो सिंपल प्लस होता था, दैट मींस R1 प्लस R2, दोनों में से कॉमन A आ जाएगा, 1 बाय A बचेगा L1। व्हाट इज हैपनिंग? L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। एक सेकेंड, अगर मैं इसको दो रोड मान के ना मान के एक ही रोड मानता तो इसका फॉर्मूला बनता L1 प्लस L2 पूरी एक रोड डिवाइड बाय A के मुझे नहीं पता पूरी रोड का कंबाइंड कितना होगा, वही तो निकालना है। A से A उड़ा दो और करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमें पता लगा K का फॉर्मूला आ गया L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ना, वैसे ही समझ लो ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर लेंथ भी सेम होती तो इफ L1 इज इक्वल टू L2 होता तो L कॉमन लेके कैंसिल, और दोनों को L मान लो, कॉमन लेके कैंसिल, तो K बचता हमारे पास 2 डिवाइड बाय 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 इज इक्वल टू 2 बाय K। दैट इज द फॉर्मूला अगर लेंथ बराबर होगी। लेकिन मेरे को ऐसा कोई पॉइंट नजर नहीं आता, क्यों फॉर्मूला याद रखें एक और, यह है तो कम लेनी देनी हो रखी है लाइफ में जो एक और मुसीबत लेके आए, इसे ही याद रख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मोटिवेशन भी मिली है। एंड अगर पैरेलल में होते तो तब भी निकाल सकते हैं। देखो पैरेलल में होता तो अगर इस बार अब मैं लेंथ को सेम मान के एरिया को बदलने वाला, ये A1 एरिया, ये A2 एरिया, लेंथ लेकिन दोनों के सेम है। ठीक है, पहले वाले के लिए रेजिस्टेंस लिखेंगे तो L बाय K1 A1 और दूसरे वाले के लिए L बाय K2 A2। पैरेलल में तो रेसिप्रोकल का सम होता है, याद आया ना? अरे वो 10वीं क्लास में पढ़ा था यार, पैरेलल में रेसिप्रोकल का सम। तो 1 बाय L बाय K1 A1 प्लस 1 बाय L बाय K2 A2। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय RTH इज इक्वल टू K1 A1 बाय L प्लस K2 A2 बाय L। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अगर ये एक ही होती रोड, दो ना होती, तो कुछ ऐसी दिखाई देती 1 बाय L, लेंथ तो दोनों की फिर भी लेंथ तो L ही रहती, लेकिन पूरी अगर एक ही रोड होती तो उसका बड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता विच इज A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 और साथ में K। यहां बन जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 और दोनों में L तो सेम ही है। इसके भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा ये K A1 प्लस A2, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाय L, L से उड़ा दो। एंड फाइनली हमारे पास K बच रहा है K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A होता तो एरिया बराबर होते तो A कॉमन लेके कैंसर, डिनोमिनेटर में बचता 2, तो K आ जाता K1 प्लस K2 बाय 2। अगर दो रोड पैरेलल में भी है, एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, दिस इज द फॉर्मूला। फिर से है तो फॉर्मूला, इसे याद कर लेते हैं ना। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। सीरीज का फॉर्मूला ये रहा, पैरेलल का फॉर्मूला ये रहा, हमने तो इसको कुछ ज्यादा ही निपटा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीट ट्रांसफर का दूसरा मेथड विच इज कन्वेंशन। ज्यादा अपने सिलेबस में है नहीं तो हम भी इस पे ज्यादा समय लगाएंगे नहीं। मतलब कहने का एक्चुअल मूवमेंट होनी चाहिए पार्टिकल्स की फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल में जा रहे हैं। पहले वाले में नहीं था, पहले वाले में तो ये था ना, मैंने हीट दी, उसने आगे 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 दी। अरे कोई बात बताते हो अपने दोस्त को, फैल जाती ना पूरे स्कूल में, वैसा ही। लेकिन 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 एक दोस्त ऐसा भी तो होता है जिसको तुमने अपने टीचर के बारे में कुछ चुगली लगाई, बोला, और वो उठ के जाके स्पेशल टीचर को बता के आता है। ये वैसे वाली कंडीशन है कन्वेंशन में कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। हीट ट्रांसफर करने के लिए मॉलिक्यूल्स एटम्स खुद जा रहे हैं,
तुमने अपना फॉर एग्जांपल स्वयंवर रखा है और खुद जाके तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे घर वालों ने इनवाइट करा है एक एक को जाके। क्या ही मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं अभी, बट ठीक है। और काफी सारे इसके एग्जांपल्स भी हैं। इसको हम सेपरेट वीडियो अगर चाहते हो कन्वेंशन में तो मैं बना सकता हूं, अपने सिलेबस में उतना डीप है नहीं, इसलिए मैंने इसको इतना ही रखा हुआ है। ठीक है, हम बढ़ना चाहेंगे अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज द सोल ऑफ दिस चैप्टर, हीट ट्रांसफर। और इतना सही रहेगा, सोचो, है ना। हीट ट्रांसफर के लिए मैं अलग प्रिपेयर करके लाया हूं, देखो ये वाली शीट। हीट ट्रांसफर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बताता है, विच इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग, जितनी भी तुम्हारी केमिस्ट्री है उसका जो बिगिनिंग पॉइंट था वो यहां से आया था मेजरली, जो मेन मॉडर्न केमिस्ट्री है। थर्मल रेडिएशन में सबसे पहली चीज हमारे पास आती है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर हम इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इंटेंसिटी जैसा ही हमें दिखाई देता है, विच इज एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड per unit time per unit area of the surface at a given temperature। एक टेम्परेचर पे कितनी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उसे हम एमिसिव पावर बोलते हैं। फॉर्मूला होता है E एमिसिव पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। और फॉर्मूला भी बना सकते हैं, एनर्जी बाय टाइम हमारे पास वॉट होता है तो वॉट लिख सकते थे पर मीटर स्क्वायर। बट कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है, एक बात और ध्यान रखना, कोई भी बॉडी है पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है, अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो रेडिएशन एमिट करेगी। कहीं लिख लेना, पूरे यूनिवर्स में, ये चाहे ये स्क्रीन हो, ऑब्वियसली इसमें से तो लाइट आ ही रही है, इन दीवारों में से, हर चीज में से लाइट निकलती है, तो क्यों नहीं हम उस लाइट को देख पाते। अगर मैं यहाँ पे अभी लाइट बंद कर दूंगा तो तुम ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं ढंग से देख पा रहे थे मुझे, क्योंकि मेरी बॉडी में से कुछ ऐसी रेडिएशंस निकल रही हैं जिसके लिए हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं, हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो हीट के कारण निकलती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 0 थोड़ी है, और 0 नहीं है तो रेडिएशन निकलेंगी। तो कोई भी बॉडी अगर 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर रखती है तो उसमें से रेडिएशंस निकलती है। ये प्रीवॉस्ट थ्योरी। ऑल बॉडीज एमिट एंड अब्सॉर्ब रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन। 0 केल्विन को छोड़ के कोई भी टेम्परेचर होगा उससे ऊपर तो बॉडी रेडिएशन एमिट भी करेगी और गेन भी करेगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बड़ी वापिस आना चाहेंगे। इसके बाद हमारे पास है एब्जॉर्प्टिव पावर। एमिसिव पावर का मतलब कितना एमिट कर सकती है, एब्जॉर्प्टिव का मतलब कितना एब्जॉर्ब कर सकती है। और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट। सिंपल इस बार हमने ऐसा नहीं बोला कि कितनी रेडिएशन मैं एब्जॉर्ब कर पा रहा हूं, एब्जॉर्प्टिव पावर, नहीं, हम इस बार रेशो के टर्म्स में बताना चाह रहे हैं इसे। कितनी, मान लो मुझ पे 10 रेडिएशंस गिरी, मैंने 5 एब्जॉर्ब कर ली, वो 5/10 जितनी एब्जॉर्ब की, विच इज 5, जितनी मुझ पे गिरी, इंसिडेंट हुई 10, वो जो 0.5 है दैट इज माई एब्जॉर्प्टिव पावर है। कितनी मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी हो सकती है, 1। अगर 10 रेडिएशन मुझ पे गिर रही है, 10 ही मैंने एब्जॉर्ब कर ली तो आंसर आएगा 1। तो एब्जॉर्प्टिव पावर सबसे ज्यादा 1 हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और किसकी होती है एब्जॉर्प्टिव पावर 1, विच इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा जो परफेक्टली 100% ब्लैक बॉडी हो, 100% जो भी उस पर एनर्जी रेडिएशन गिर रही है वो सारी ही एब्जॉर्ब कर ले। बट फिजिक्स में हम एज्यूम करके चलते हैं ऐसी एक बॉडी एग्जिस्ट करती है, इसके रिस्पेक्ट में हम सारी स्टडी करेंगे अब, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद हमारे पास आता है एमिसिविटी, अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज अगेन द रेशो, बाय द वे पिछला रेशो था तो कोई यूनिट नहीं थी उसकी, ठीक है। एमिसिविटी का मतलब होता है द रेशो ऑफ एमिसिव पावर, वो जो ऊपर थी, टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड एमिसिविटी, ठीक है। अगर मैं इसको इस एप्सिलॉन से या स्मॉल ई से डिनोट करने वाला हूं तो एमिसिव पावर, वो जो कैपिटल ई लिखा था, ऑफ अ बॉडी डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की तो एमिट करने की भी सबसे ज्यादा क्षमता होती है, स्ट्रेंथ होती है, और जितनी
एब्जॉर्ब करने की होती है। एब्जॉर्ब भी सबसे ज्यादा करती है, एमिट भी सबसे ज्यादा करती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में। और इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 तक हो सकती है, क्योंकि कोई बॉडी कितनी सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकती है, सबसे ज्यादा पावरफुल वो ब्लैक बॉडी जितनी ही हो जाएगी। तो ई बॉडी लिखा था जहां मैंने, डिवाइड बाय ई ब्लैक बॉडी लिखा था, ये दोनों कट जाएंगे। अगर बॉडी भी ब्लैक बॉडी ही हुई तो मैक्सिमम इसकी हो सकती है 1 और मिनिमम हो सकती है 0। कोई एब्जॉर्ब ही ना करे, कोई एमिट ही ना करे रेडिएशन। ठीक है, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी E इज इक्वल टू 1, फॉर हाईली पॉलिश्ड इट इज ऑलवेज ऑलमोस्ट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0। तुम मुझ पर रेडिएशन गिर रहे हो और मैं एक ऐसे मटेरियल का बनाऊं जो कि सारी की सारी रेडिएशन जो मुझ पे गिर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसकी एमिसिविटी जो होती है वो 0 हो जाएगी। क्लियर? पक्का? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मल रेडिएशंस। अब हम बढ़ चुके हैं एक स्टेप आगे, विच इज हम थोड़ा रेडिएशन की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसा भी तरीका होता है हीट ट्रांसफर करने का जिसमें हमें फिजिकल टच की, मॉलिक्यूल्स, एटम्स की जरूरत ही नहीं होती। सबसे ज्यादा तेज तरीका हीट ट्रांसफर करने का विच इज बाय रेडिएशन। रेडिएशन फेंकेंगे, सन से यहां तक रेडिएशन सारी, वो वाला तरीका। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में बोलता है एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट फॉर ऑल बॉडीज एंड इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। अगर हम कभी भी एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर याद करो, एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी थी, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या थी? एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब होता है अगर मुझ में 10 रेडिएशन गिर रही है तो मैं 5 एब्जॉर्ब कर रहा हूं, वो मेरी एब्जॉर्प्टिव पावर थी। एमिसिव पावर मैं कितनी एमिट कर सकता हूं। तो इन्होंने बोला है जो एब्जॉर्प्टिव पावर है और जो एमिसिव पावर है वो कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट इक्वल टू होती है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, कैपिटल ई ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, इनकी जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर हम सिंपल भाषा में बोलना चाहें, कांस्टेंट है ना, एमिसिव पावर डिवाइड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमें नहीं मतलब है वो कांस्टेंट क्या है अभी के लिए, 2 मिनट के लिए, वैसे हमें पता लग गया दैट कांस्टेंट इज एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। लेकिन थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट को के लिख देते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये इसका मतलब है कितनी मैं एमिट कर सकता हूं रेडिएशन, इसका मतलब है कितनी मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूं रेडिएशन। एमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब, इसका मतलब है जितना अच्छा मैं एमिटर होऊंगा उतना अच्छा एब्जॉर्बर भी होऊंगा। यहां पे लिखा भी है गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। जो एब्जॉर्ब अच्छा करते हैं वो एमिट भी अच्छा करते हैं। अच्छी बातें सीखोगे तो मुंह से भी अच्छी बातें ही निकलेंगी। ठीक है, और अगर कुछ अच्छा खाना खाओगे तो बढ़िया करोगे जिंदगी में। ठीक है, बढ़िया। फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है ई लैम्डा, मतलब एट अ गिवन वेवलेंथ डिवाइड बाय ए लैम्डा, एमिसिव पावर डिवाइड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, बढ़िया। हमें मेनली ये लाइन याद रखनी है, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन कहां से आई वो याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ना चाहेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में बोलता है कि ये जो the total energy radiated emitted per second per unit area of a black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature। अभी हमने किया था ना, E is directly proportional to temperature की पावर 4, ये बोलना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो था एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम, और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम स्टीफन कांस्टेंट बोल सकते हैं, ऐसा कुछ। अगर हम इस AT को उधर भेज दें तो U बन जाएगा AT सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4। अब ये चीज ध्यान रखना कि अभी हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी में जो एमिसिव पावर होती, जो एमिसिविटी होती है वो 1 होती है। लेकिन अगर हम किसी भी जनरल बॉडी की बात करेंगे तो हमारे पास एनर्जी का इसका फॉर्मूला आएगा ATE, एमिसिविटी सिग्मा T की पावर 4। हाँ, ये गंदा सा फॉर्मूला हमें दिखाई देगा, मेरे को पता है, बड़ा वियर्ड सा फॉर्मूला, बट यही है जो भी है। लेकिन अगर ब्लैक बॉडी की बात करते तो ये गायब हो जाता। और अगर हम 1 सेकंड के लिए बात करते या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम विच इज
पावर की बात करते और ब्लैक बॉडी की पावर की बात करते, पावर ऑफ एमिटिंग रेडिएशंस, तो बनता ए सिग्मा टी की पावर 4। ये रहा, कहां गया, लिखा ही नहीं हुआ, चलो तुम लोग लिख लेना। ये ये जो पावर दिख रही है या ये जो रेट ऑफ हीट लॉस दिख रहा है, ये किसी भी जनरल बॉडी के लिए, तो यहां पे एमिसिविटी आएगी। एमिसिविटी 1 हो जाती है जब हम ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहे होंगे, ध्यान रखना होगा, ठीक है, बढ़िया, पक्का यहां तक समझ आया। स्टीफन कांस्टेंट भी यहां पे हमें दिख रहा है, और सिग्मा की अगर हम यूनिट वगैरह ढूंढना चाहें वो भी बड़ा आसान है। इंटेंस, एक मिनट, E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। E हमारे पास था एनर्जी विच इज जूल डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम इज इक्वल टू टेम्परेचर की पावर 4 विच इज के। बस ये आ गए यूनिट्स, देखो जूल पर सेकेंड को फिर से हम वॉट लिख सकते हैं, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, केल्विन की पावर -4, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात थी। नेट अगर हम कभी सराउंडिंग के टेम्परेचर की भी बात कर ले, तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर आए तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा ए ई, किसी भी जनरल बॉडी का, टी की पावर 4 बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, बस इतना सही ध्यान रखना होगा हमें, पक्का समझ आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का मतलब है द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एमिशन। किसी भी प्लैनेट को देखते ही हम कैसे बता देते हैं कि वहां पे एलियन लाइफ हो सकती है, वहां से निकलने वाली रेडिएशंस की हेल्प से। तो द मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एमिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमें यही तो देखना होता ना कि किसी भी प्लैनेट पे कितना टेम्परेचर है, लाइफ सस्टेन करने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ये तो हमें पता है ना, तो हम देख लेते हैं वो रेडिएशंस की हेल्प से। तो लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये रहा। और अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊं तो एक कांस्टेंट आएगा बी, और लैम्डा एम इज इक्वल टू बी बाई टी, टी को इधर भेज दो आगे। यहाँ पे बी जो है वो वीन्स कांस्टेंट है, जिसकी कुछ यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, यूनिट निकालना बड़ा आसान है, वेवलेंथ के मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, आ गई। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई स्टार्स चेंज कलर फ्रॉम रेड टू येलो टू ब्लू एज दे गेट हॉटर। जैसे जैसे उनका टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे उनकी वेवलेंथ जो उससे निकल रही है वो वेवलेंथ भी चेंज होती है। और वो मैंने बता ही दिया, एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने के लिए उससे जो रेडिएशन निकल रही है किसी भी स्टार से, वो ऑब्जर्व करना बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्वेश्चंस कहां गए, ये रे है अपने पास क्वेश्चंस, बढ़िया बात है। ओके, ये हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, 2 मेटल रोड्स ऑफ डिफरेंट आर्ट, ठीक है, क्वेश्चंस अपने पास है, उसके बाद निपटाते हैं फाइनल टॉपिक ऑफ टुडे, आई शुड से टुनाइट। हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब है रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, टेम्परेचर का घटना, इसलिए माइनस साइन है। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टेम्परेचर का घटना विद टाइम is directly proportional to the temperature difference between the body and the surrounding, provided the temperature difference is small। 30 डिग्री के आसपास, 30 से 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। डेरिवेशन भी करके दिखाते हैं, बट उससे पहले ये समझ लो, अगर कभी भी किसी बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी पता है, दिस इज द फॉर्मूला, रेट ऑफ कूलिंग, किस तरीके से हीट को एमिट करने वाला है कोई भी बॉडी, उसका फॉर्मूला ये है। माइनस साइन का मतलब घट रहा है टेम्परेचर, रेट का मतलब T, क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बाय द वे। जिस समय से न्यूटन हमारी दुनिया में आए ना, उस समय से लोग, फिजिसिस्ट या कोई भी आजकल तो ब्रांच, वो सभी एक लैंग्वेज सीख गए हैं, एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और अब हम कभी भी कोई अपनी थ्योरी पेश करते हैं ना किसी के सामने, तो वो पेश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एवर सिंस न्यूटन वी यूज डिफरेंशियल इक्वेशन। कमाल की बात, कमाल इंसान था यार, मतलब। चलो आ जाओ, डेरिवेशन हम स्टीफन्स लॉ से देख सकते हैं, हमने अभी भी फॉर्मूला देखा था, रेट ऑफ हीट
वो जो जिसको हमने पावर लिख दिया था, तो पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4। अभी अभी हमने क्या देखा था, ये जो ई है, स्मॉल ई, इसका मतलब है एमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी की हम बात कर रहे हैं। हम थोड़ा वापस जाना चाहेंगे और हम यहाँ पे दोबारा करना चाहेंगे डेरिवेशन, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी की पावर 4 टी की पावर टी एस, ऐसा कुछ, ठीक है। माइनस साइन भी, सॉरी माइनस साइन अभी नहीं, लगाएंगे माइनस साइन भी, आएगा समय उसका। वी नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी या डी टी। अरे ये तो पता है हमें, जिसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो बन जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई एम एस इज इक्वल टू डी टी। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ कूलिंग की बात करूं, रेट मतलब डिवाइड में टाइम गिरना पड़ेगा, तो 1 बाई एम एस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई, ऐसा कुछ। बाय द वे मुझे एम एस को इधर ले जाना चाहिए, मुझे डी क्यू बाई डी टी चाहिए ना। और ये समझ आ रहा है ना कहां से आया, ये वही स्टीफन्स लॉ है, बस वहां पे हीट बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम लिखते थे, यहाँ पे स्मॉल मतलब यहाँ पे चेंज लिख दिया और कोई फर्क नहीं, ठीक है। यहाँ पे छोटे से टाइम की बात हो गई, छोटी से हीट के चेंज की बात हो गई, बस इतना ही फर्क है। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम एस डी टी बाई स्मॉल डी टी, पुट करते हैं वैल्यूज और अपने पास आ जाएगा कुछ ऐसा, डी टी बाई दिस माइनस एम एस इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी की पावर 4 टी एस की पावर 4। एंड नेक्स्ट अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो टी है और टी एस है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं ना, अगर दोनों में ज्यादा फर्क है ही नहीं तो इस टी को मान लेता हूं मैं टी एस प्लस डेल्टा टी। छोटा सा चेंज है इसमें, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बट वो फर्क को मैंने लिख लिया डेल्टा टी। पुट करते हैं वैल्यू, तो बन जाएगा डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए ई बाई एम एस, इसको भी नीचे करते हैं, और टी प्लस सॉरी टी एस प्लस डेल्टा टी होल पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। लेकिन अभी अभी आज ही मैंने तुम्हें बताया एक बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेशन के बारे में। अगर इस पूरे में से मैं टी एस कॉमन लेना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए ई एम एस, इसमें से कॉमन लेते हैं टी एस की पावर 4, अंदर बचेगा 1, तो टी एस कॉमन ले लिया, यहां पे टी एस था ही नहीं तो डिनोमिनेटर में गया और पावर बनी 4 माइनस 1। ध्यान से एक बार एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो इस चीज को, क्लियर, पक्का, आजा। सिग्मा ए ई बाई एम एस माइनस डी टी बाई डी टी, और ये बन जाएगा टी एस की पावर 4। अभी अभी तो अप्रोक्सीमेशन बताई थी यार, ये जो टी एस है अगर ये बहुत बड़ा हुआ, एक मिनट रुको, अपने पास टूल पूरे हैं, एक मिनट, ये गया इधर, इधर। अगर मैं मान लूं कि टी एस बहुत बड़ा है इस डेल्टा टी से, अगर टी एस बहुत बड़ा डेल्टा टी से, तो ये टर्म तो बहुत छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू 1, और 1 से कोई छोटी होती है टर्म तो पावर को आगे लिख दो, याद आया, 1 प्लस 4 टी बाई टी एस माइनस 1, 1 से 1 उड़ा दिया है ना, तो ये हमारे पास बचा माइनस डी टी बाई दिस इज इक्वल टू सिग्मा ए, 1 से 1 गया, 4 भी लिख देते हैं, 4 सिग्मा ए ई बाई एम एस, और यहां पे हमारे पास बचेगा टी एस की पावर 4, एक इससे कट जाएगा तो टी एस की पावर 3। लेकिन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो यार कांस्टेंट चीज है ना, तो हमें तो सिर्फ क्या लिखना है, कुछ गड़बड़ की हमने, यहाँ पे डेल्टा टी आना चाहिए था, माय बैड, यहाँ पे डेल्टा टी, बस। ये सारी की सारी चीज हमारे पास एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग फिक्स्ड है, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, तो इनको एक नाम दे देते हैं के। ये सारी चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारे पास बना माइनस डी टी बाई दिस के डेल्टा टी। लेकिन ये डेल्टा टी था क्या, दोनों टेम्परेचर के बीच का फर्क, याद है ना, अभी अभी बताया था। ये जो हमारे पास डेल्टा टी है, कहाँ गया, ये रहा टी, हम मान के चले टी सराउंडिंग प्लस दिस, यहां से अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालना चाहें तो डेल्टा टी क्या बनेगा, टी माइनस टी एस, दैट मीन्स कुछ इस तरीके से माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी एस, दिस इज द फॉर्मूला।
वेट अ सेकंड, यही तो था न्यूटन का लॉ। ये रहा, न्यूटन भाई साहब ने भी तो यही बात बोली थी कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ऐसे ही तो था, इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल, हमें अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए स्मॉल मानना पड़ा, है ना, है ना, है ना, है ना? तो ये था अपने पास, एंड दैट इज इट, ये थे अपने पास टॉपिक्स। इतना सा ही था चैप्टर, पहले ही कहा था छोटा सा है। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े क्वेश्चंस की तरफ, ये फॉर्मूला के बारे में एक चीज ध्यान रख लो, हम इसको यूज ऐसे करा करेंगे, ठीक है। T1 माइनस T2, आई नो कि इसका मतलब होता है T2 माइनस T1, T फाइनल माइनस इनिशियल, बट हम यहाँ पे T1 माइनस T2 यूज करेंगे क्योंकि मैंने माइनस साइन अंदर एडजस्ट कर दिया है। डिवाइड बाय T इज इक्वल टू K, हमें पता नहीं, एवरेज टेम्परेचर हम यूज करने वाले हैं, माइनस TS। दिस इज द फॉर्मूला। जब भी हमारे पास कभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्वेश्चन आए, एग्जांपल से समझाता हूं। क्वेश्चन पे पहले देखते हैं, इससे पहले क्या रह गए हमारे, टू रोड्स ऑफ different materials and different length are joined in series, find the temperature of the junction। ओके, कर लेते हैं ये वाला पहले। अगर दो हमारे पास मटेरियल हैं, यहां मान लेते हैं T1 टेम्परेचर दिया है, ये T दिया हुआ है, ये T2 दिया हुआ है, यहां दिया हुआ K1 K2, या कॉपर और एल्यूमिनियम भी लिख सकते थे। हमें तो जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, जितनी हीट यहां से जाएगी, रेट ऑफ हीट इक्वल होने वाली है दोनों की, है ना, मतलब 1 सेकंड में जितनी यहां से हीट निकलेगी यहां पहुंचेगी, तो रेट ऑफ हीट दोनों की बराबर रख देते हैं। ये बन जाएगा K1, एरिया के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो A बड़ा माइनस छोटा, T1 माइनस T डिवाइड बाय L1, लेंथ भी अलग अलग कही हुई है, इज इक्वल टू K2 A बड़ा, अरे क्या कर रहे हैं हम, यहां पे T है सिर्फ, T माइनस T2, इस बार T बड़ा होगा, है ना। आगे चलते चलते हीट कम होती है, याद आया, L2, A से A गायब करा, सिंप्लीफिकेशन करके यहां से स्मॉल t निकालने का काम तुम लोगों का है, निपटा लेना इसे। K1 बाय A1, सॉरी K1 बाय L1 T1 माइनस T, और K2 बाय L2 T माइनस T2, यहां से सिंप्लीफाई करके T निकालने का काम तुम लोगों का है, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्लैब, ऑलरेडी करा दिया है प्रूफ, याद आया, अभी अभी भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंपैरिजन ऑफ एनर्जी radiated by two spheres with different radii and temperature using Stephen's law। दो हमारे पास स्फीयर दे रखे हैं कॉपर के, फॉर एग्जांपल, एक छोटा एक बड़ा, बस इतना ही फर्क है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, E1 इज इक्वल टू सिग्मा A1, और हमें फॉर्मूला पता ही है स्फीयर का, 4 पाई R1 स्क्वायर, E और क्या था, टाइम, टेम्परेचर की पावर 4, टेम्परेचर 1 की पावर 4, E2 अपने पास आ जाएगा सिग्मा 4 पाई R2 स्क्वायर, E T टेम्परेचर की पावर 2 ओ 4, दोनों को करा डिवाइड, सब कुछ कैंसल, E1 बाय E2 आ जाएगा हमारे पास, R1 बाय R2 का स्क्वायर और T1 बाय T2 की पावर 4। इतना ही करना था क्या? ये क्वेश्चन तुम लोगों के लेवल के नहीं आए, आई एम सॉरी, है ना, हो गया होगा ना, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्ट अपने पास न्यूटन्स लॉ से आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट, 80 से 50 पे जाते हैं 5 मिनट में, तो बताओ 60 से 30 में जाने में कितने टेम्परेचर, मैं खुद से बनाना चाहूंगा क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी, ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना चाहेंगे, 80 से 50 पे जा रहे हैं, 80 से 50, 60 से 30, ओके लेट्स डू इट। अगर मान लो 80 से 30 डिग्री पे जा रहे हैं 5 मिनट में, तो 50 से 60 से 30 में कितनी देर में जाएंगे, 60 से 30 में टाइम कितना लगेगा, लेट अस से गिवन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, ओके लेट्स डू इट, कुछ करिए, नस नस मेरी बोले, कुछ करिए, वाह, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास था T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T के, T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, T1 माइनस T2 तो 50 बाय 5 मिनट, के पता होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, कट जाएगा, अरे के कट जाएगा, 80 प्लस 30 होता है 110, 110 डिवाइड बाय 2,
माइनस TS विच इज 25 डिवाइड बाय, दोबारा फॉर्मूला लगाओ इस डेटा के लिए, ठीक है। 30 और 30, 60 माइनस 30 बाय, पता नहीं, टाइम तो निकालना, के 60 और 30 90 डिवाइड बाय 2 माइनस 25। तो ये अपने पास हो जाएगा, 0 से 0 हमने उड़ा दी है, के से के हमने उड़ा दिया है, दैट मीन्स 5 से 5 भी उड़ा सकते थे। तो अपने पास हमारे पास आ जाएगा, रेसिप्रोकल करा टी ऊपर 3 नीचे, अरे 3 नीचे है ना, टी ऊपर 3 नीचे। यहां से अगर हम देखेंगे तो बनेगा 110 डिवाइड बाय 2 55 माइनस 25 डिवाइड बाय 45 माइनस 25 टी बाय 3 इज इक्वल टू, हमने मिनट को चेंज नहीं करा, आंसर मिनट में आएगा, याद रखना। 25 में से ये गए तो 30 डिवाइड बाय 20, तो ये अपने पास टी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3 4.5 4.5 मिनट्स लगने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व होने के लिए, इस टेम्परेचर तक डिक्रीज करने के लिए। 60 से अगर हमें 30 में जाना है तो 4.5 मिनट का समय लगने वाला है। आई होप कि ये चैप्टर हमारा कवर हो गया होगा, काफी सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। मेनली आज हमने टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा किया है क्योंकि यहाँ से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके और भी क्वेश्चंस आएंगे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में मिक्स होके और काइनेटिक थ्योरी में मिक्स होके, तो मेक श्योर तब तक के लिए तैयार रहना, सारे के सारे टॉपिक रिवाइज करके रखना। दोबारा बोल रहा हूं, ये अभी दोबारा खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। ये आने वाला है दोबारा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, इसीलिए आज मैंने टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कराया है। मेक श्योर इसको रिवाइज करो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय।